Welcome to my channel. I am Neel Kamal and today we will learn Class 7 Geography Chapter number 3 Our Changing Earth. तो कल हमने इसका पार्ट 1 पढ़ा था और आज मैं इसका पार्ट 2 लेके आप लोगों के सामने आई हूँ। और पार्ट 2 में हम लोग मेनली पढ़ेंगे मेजर लैंड फॉर्म्स के बारे में। तो जो हमारा सब टॉपिक है आज का वो है मेजर लैंड फॉर्म्स। ये जो लैंड फॉर्म्स हमें दिखते हैं ये किस तरीके से बनते हैं इसके बारे में इसमें जिक्र किया गया है। जैसे द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वर्न अवे बाय टू प्रोसेस, वेदरिंग एंड इरोजन। यानी जो लैंडस्केप हमें देखने को मिलते हैं वो मुख्यतः दो वजहों से तैयार होते हैं, एक तो वेदरिंग और दूसरा इरोजन। वेदरिंग क्या है? वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। पृथ्वी के ऊपर यानी अर्थ के सरफेस पे जो भी पत्थर होता है वो समय के साथ साथ जो टूटता है, कभी गर्मी से, कभी बरसात से, कभी तेज गर्मी, कभी बरसात, और फिर मौसम के इसको झेलता हुआ जो पत्थर समय समय पे टूटता है उसे वेदरिंग कहते हैं। और इरोजन जो है वो क्या है? इरोजन इज द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड, आइस। तो जो वाटर, विंड और आइस का जो अलग अलग काम होता है उसके द्वारा जो इरोजन होता है यानी एक तरह का घिसाव होता है, फोर्स का इस्तेमाल करके वो जैसे वाटर है, विंड है, आइस है, इसके फोर्स के इस्तेमाल करके जब सरफेस घिसता है तो उसे इरोजन कहते हैं। ठीक है। सो द इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड, etc। तो जो इरोडेड मटेरियल है यानी कि घिस के जो पदार्थ निकला है पत्थर से वो पानी के द्वारा, हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता है और वहाँ पे उसे डिपॉजिट कर दिया जाता है यानी कि उसे जमा कर दिया जाता है। सो दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये जो प्रोसेस है इरोजन और डिपोजिशन का, ये पृथ्वी के ऊपर बहुत अलग अलग लैंड फॉर्म्स बनाती है और ये जगह बहुत खूबसूरत भी दिखते हैं। जैसे पहला हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ अ रिवर, यानी रिवर का क्या काम है, रिवर क्या क्या काम करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो रिवर कौन कौन से लैंड फॉर्म्स बनाती है। ठीक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और अ डाउन अ स्टीपी वैली साइड इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नदी जो है, रिवर जो है वो बहुत हाइट से यानी कि पहाड़ों से नीचे गिरती है। तो जब बहुत हाइट से पहाड़ से नीचे जब नदी गिरती है और नीचे हार्ड सरफेस होता है, चाहे वो हार्ड रॉक हो या फिर स्टीप वैली हो, वहाँ पे जब वो पानी गिरता है ऊपर से एक सर्टेन हाइट से जब पानी नीचे गिरता है तो वो वाटरफॉल का निर्माण करता है। इसके बाद आप देखेंगे कि एज द रिवर एंटर्स इन द प्लेन, क्योंकि आप देखें कि पहाड़ से नीचे गिरने के बाद फुट हिल्स पे आने के बाद रिवर जो है वो प्लेन्स में सफ़र करती है। ठीक है। एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स, फॉर्म्स लार्ज बेंड्स नोन एज मियांडर्स। तो आप देखेंगे कि नदी जब प्लेन में बहती है तो आपने देखा होगा जब कभी हम ड्रॉ करने के लिए भी कहते हैं तो हम नदी को कैसे आड़ी तिरछी बनाते हैं, हम बिल्कुल सीधी दो रेखाओं के बीच नदी को नहीं बनाते। तो ये जो ट्विस्ट और टर्न्स हैं ये बड़े बड़े बेंड्स बनाते हैं जिन्हें कि हम मियांडर्स कहते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं। सो ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ अ मियांडर, द एंड्स ऑफ द मियांडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर. In the due course of time, the meander loop cuts out from the river and forms a cut-off lake, also called an oxbow lake. तो समय के साथ साथ क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया कि सारे लैंड फॉर्म्स जो होते हैं वो इरोजन की वजह से होते हैं, यानी एक तरह का घिसाव होता है। तो आप जब देखेंगे कि ये जो ट्विस्ट और टर्न्स है, ये जो इन्होंने बड़े बड़े बेंड्स का यानी मुड़ाव का निर्माण किया था, तो ये जो बेंड्स थे ये दोनों ही किनारों से कटते कटते समय के साथ साथ धीरे 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 थोड़ा थोड़ा घिसते घिसते क्या होता है कि एक समय आता है जब ये पूरी तरह से कट जाते हैं और नदी से अलग अपना अस्तित्व बना लेते हैं। इस तरह का जो लैंड फॉर्म बनता है उसे हम
ऑक्सबो लेक कहते हैं। कई बार इसे कट ऑफ लेक भी कह देते हैं, क्योंकि इसने नदी से अपना नाता रिश्ता तोड़ लिया है और अपना अस्तित्व अलग निर्माण कर लिया है। ठीक है, फिर आगे देखिए कि पहले पहाड़ों से जब नदी नीचे उतरी तो इसने झरने का निर्माण किया, वाटरफॉल्स का। इसके बाद फुट हिल्स के बाद ये आगे बढ़ी तो इसने मिएंडर बनाया, और मिएंडर के बाद इसने जो नेक्स्ट लैंडफॉर्म तैयार किया वो था ऑक्सबो लेक या कट ऑफ लेक। इसके बाद देखिए कि एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट बैंक्स, दिस लीड्स टू द फ्लडिंग of the neighboring areas. As it floods, it deposits layers of fine soil and other materials called sediments along its bank. This leads to the formation of a flat fertile food plain. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब ये इरोजन जब होता है ना, तो नदियाँ अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को बहा के ले जाती हैं। उनमें पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं, मिट्टी हो सकता है, और ये जो है ये काफ़ी उपजाऊ होते हैं, ये काफ़ी फर्टाइल होते हैं। इनको जाके क्या होता है, नदियाँ जब बहती हैं कई बार तो बहते बहते ओवरफ्लो कर जाती हैं अपने किनारों पर, और किनारों पर ओवरफ्लो करके क्या होता है कि उन्होंने जो डिपॉजिट्स अपने साथ लाई हुई हैं उनको वहाँ पे बिछा देती है, जिसे हम फ्लड प्लेन कहते हैं, जिसे हम हिंदी में बाढ़ का मैदान कहते हैं। ये जो एरिया होता है बाढ़ का मैदान या फ्लड प्लेन का जो एरिया होता है, ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है क्योंकि इसमें एलुवियल सॉइल होता है। सो द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लेवीज। तो किनारे के ये तो फुट प्लेन्स हो गया, और फुट प्लेन्स से उठा हुआ जो किनारा होता है उसे लेवीज कहते हैं। पिक्चर में आप देख सकते हैं। So the raised banks are called levees. As the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreases and the river begins to break up into a number of streams called distributaries. The river becomes so slow that it begins to deposit its load. Each distributary forms its own mouth. The collection of sediments forms a delta. तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहाड़ों से नदियाँ गिरती हैं। मान लीजिए ये पहाड़ है, ठीक है, और पहाड़ों से नदियाँ गिरती हैं। ये नदी गिर रही है और ये हार्ड सरफेस पे गिर रही है। ये स्टोन है, ये रॉक है। ठीक है, तो ये हाइट से गिर रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है ये एक झरने का निर्माण कर रही है। ऊंचे हाइट से यानी पहाड़ों से जब नदियाँ निकलती हैं और नीचे हार्ड सरफेस पे या वैली में गिरती हैं, तो इससे जिस लैंड फॉर्म का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं वाटरफॉल। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि पहाड़ के बाद यहाँ पे आने के बाद ये प्लेन्स में जाती है। इसके बाद नदियाँ जो हैं वो प्लेन्स में आ जाती हैं। आपको पता है कि जब नदियाँ प्लेन्स में आ जाती हैं तो इनका विस्तार हो जाता है, काफ़ी बड़ी हो जाती है ना। यहाँ पे जब ये ऊपर से गिरती है तब ये बहुत पानी इसका बहुत चिल्ड होता है, इसका पानी बहुत ज़्यादा चिल्ड होता है और इसमें बहुत अधिक फोर्स होता है। इसी वजह से वो यहाँ पे जो मटेरियल होता है इसको इरोड करती हैं। ठीक है, इसके बाद जब ये प्लेन्स में आती हैं तो प्लेन्स में नदियों का एक पर्टिकुलर शेप है। आपने देखा होगा कि जब कभी हम नदियाँ बनाने को कहते हैं तो जनरली हम ऐसे करके बनाते हैं, है ना। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि नदियाँ प्लेन्स में जाती हैं। तो प्लेन्स में जाने के बाद क्या होता है कि नदियाँ जब प्लेन्स में आती हैं तो ये बहती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा विस्तार हो जाता है इनका, मतलब कि ये काफ़ी जगह लेती हैं और यहाँ पे ये अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके चलती हैं। सेडिमेंट्स लेके चलती हैं। ठीक है, अब ये जब चलती हैं इस तरह से अपना बह रही हैं, आप देखेंगे कि ये मिएंडर का निर्माण करती हैं, यानी इस तरीके का जो एक शेप है ना, इसका निर्माण ये करती हैं। आने वाले समय के साथ क्या होता है कि धीरे धीरे ये शेप नदी की मुख्य धारा से कट जाता है। कई बार यहाँ घिसाव होते 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 क्या होता है कि ये शेप जो है वो नदी की मुख्य धारा से कट जाता है और एक
अलग अस्तित्व इसका बन जाता है। ये जो होती है ये, इसे हम कहते हैं ऑक्स बो लेक। ठीक है, ऑक्सबो लेक के बाद जैसा कि मैंने आपको बोला कि नदी जो है नदी जो है वो बहते बहते तो नदियाँ जो है अपने तट से, जो इनका ये तट होता है, जो इनका ये किनारा होता है, इन किनारों से ऊपर बह जाती हैं और यहाँ पर ये फ्लड प्लेन का निर्माण करती हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है कि इनका जो ये बैंक होता है ना, ऊंचा होता है, ये किनारा जो है वो ऊंचा होता है। यहाँ पे ये जो किनारा होता है इसे हम लेवीज कहते हैं। इसके बाद नदी की यात्रा यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। नदी जो है पहाड़ों से निकली है और इसका अंत कहाँ होता है? इसका अंत होता है सागर में। तो किसी भी समंदर में गिरने के पहले क्या होता है, उसके पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो मेन नदी है ना, ये मेन नदी में कई कई जगह पे क्या होता है कि किनारे से कौन कौन सी नदियाँ आके मिल जाती है। तो ये किनारे से जो नदियाँ मिलती हैं आके मेन नदी में, उसे ट्रिब्यूटरी कहते हैं। ठीक है, दिस इज मेन रिवर। ये मेन रिवर है और इसके बाद क्या होता है कि तो जो साइड से जो नदियां आके मिलती हैं इन्हें ट्रिब्यूटरी कहते हैं, सहायक नदियां। ठीक है, और फाइनली समंदर में गिरने के पहले क्या होता है, जब जैसा मैंने बताया था कि पहाड़ से जब ये उतरती है तो इनका स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा होता है और इसका पानी ठंडा भी बहुत ज़्यादा होता है और उसमें फोर्स भी बहुत होता है। बट समंदर में गिरने के पहले क्या होता है कि इसका स्पीड काफ़ी धीरे हो जाता है और ये कई भागों में बट जाती है। जब ये कई भागों में बट जाती है तो इस तरह के भागों में जब बट जाती है तो इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, और लास्ट में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक ट्रायंगल जैसा एरिया है। ये ट्रायंगल जैसा एरिया जो है, ये जो एरिया है ये डेल्टा कहलाता है। ये बहुत ही उपजाऊ होता है और इसके बाद नदी जो है ये समंदर में मिल जाती है। यहाँ समंदर है मान लीजिए, तो नदी जो है फाइनली समंदर में मिल जाती है। अलग अलग ट्रिब्यूटरी सब यहाँ आके मिल जाती है। इस तरह से नदी का पूरा वर्क आपने देखा कि किस तरह से नदी पहाड़ से निकलती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि पहाड़ से निकली है, यहाँ पे इसने वाटरफॉल बनाया है। इसके बाद ये मैदानी इलाके में आती है जहाँ पे ये फ्लड प्लेन का निर्माण करती है। उसके पहले ये मिएंडर बनाती है, मिएंडर के बाद ये ऑक्सबो लेक बनाती है और उसके बाद लेवीज का निर्माण करती है। फिर इसमें साइड से ट्रिब्यूटरीज़ आके मिल जाती है और ट्रिब्यूटरीज़ के बाद आप देखें कि फाइनली समंदर में गिरने के पहले नदियाँ कई भागों में विभाजित हो जाती हैं और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटरी में बट जाती हैं और फिर समंदर में गिर जाती हैं। तो ये हो गई नदी की यात्रा। मेरा ख्याल है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अब जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है वर्क ऑफ सी वेव्स। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज to coastal landforms. Sea waves continuously strikes at the rocks, cracks develops
Over time, they become larger and wider. Thus, hollow-like caves are formed on the rocks. They are called sea caves. As these cavities becomes bigger and bigger, only the roof of the caves remain, thus forming sea arches. Further erosion breaks the roofs and only the wall are left. These wall-like features are called stacks. The steepy rocks coast rising almost vertically above sea water is called sea cliff. The sea waves deposit sediments along the shore forming beaches. अब हम देखते हैं कि समुद्री वेव्स जो हैं उनका क्या काम है। मैंने आपको जैसा बताया कि ये सारा काम जो है वो फोर्स से होता है, क्योंकि फोर्स में ये शक्ति होती है कि वो किसी चीज़ को इरोड कर सके, घिस सके। तो आप देखेंगे कि आप जब कभी भी समंदर में यदि आपने विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा कि वहाँ ढेर सारे पत्थर पड़े होते हैं, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े लार्ज स्टोन्स होते हैं। तो सी वेव्स जब आता है तो उस वेव में बहुत ताकत होती है। वो क्या करता है कि उस पत्थर को धीरे धीरे घिसता रहता है, जहाँ बार बार टच होता है वो जगह धीरे धीरे इरोड होने लगती है और वह एक हॉलो टाइप का बन जाता है, एक गुफा की तरह बन जाता है, जिसे हम सी केव्स कहते हैं, यानी समुद्री गुफा जिसको कह लीजिए। फिर वहीं पे काम ख़त्म नहीं होता, क्योंकि लहरों का काम है आना और जाना। वो बार बार आती है और बार बार जाती है, तो बार बार घिसे हुए जगह को बार बार और घिसती जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक समय आता है जब पीछे की दीवार, गुफा के पीछे की जो दीवार है वो भी ख़त्म हो जाती है और ऐसा एक आर्च बन जाता है जिससे इस पार से उस पार निकला जा सके। तो इसे सी आर्च कहते हैं। फिर और भी समय बीतते बीतते क्या होता है कि आर्च का भी ऊपर का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से इरोड हो जाता है और तब एक वॉल की तरह का कंस्ट्रक्शन बच जाता है जिसे कि हम स्टैक्स कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि सी वेव्स के द्वारा एक और लैंडफॉर्म बनाया जाता है जिसे सी क्लिफ कहते हैं, और इसके बाद सी वेव्स जो है वो समंदर के अंदर से जो कुछ भी बहा के लाती है उन सेडिमेंट्स को वो किनारों पर छोड़ देती है, जिससे कि बीच फॉर्म्स होता है, जिसे हम समुद्री किनारा कहते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत होता है और जहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो ये तो हो गया सी वेव्स का काम। इसके बाद जो तीसरा सब टॉपिक है वो है हमारा वर्क ऑफ आइस, यानी जो बर्फ़ है वो किस तरह से इरोजन करते हैं और उनका क्या काम है, वो किस तरह के लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। तो आप देखेंगे कि ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। ग्लेशियर्स carve out deep hollows. As the ice melts, they get filled up with water and become beautiful lakes in the mountains. The material carried by the glacier, such as rocks big and small, sand and slate, gets deposit. These deposit forms glacial moraine. तो आप देखें कि वर्क ऑफ आइस में जो ग्लेशियर है वो दरअसल उनको हम कह सकते हैं कि ये बर्फ़ की रिवर, बर्फ़ की नदी, ग्लेशियर्स को दरअसल हम बर्फ़ की नदियाँ कह सकते हैं। वर्क ऑफ आइस में हम लोग देखेंगे कि ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक्स बिलो। तो ये जो नदियाँ होती हैं, ये जो ग्लेशियर होते हैं, इन्हें हम बर्फ़ की नदियाँ कह सकते हैं या हिम नदी कह सकते हैं। ये हिम नदी जो होती है ये भी लैंडस्केप को इरोड करती है। किस तरह से ये लैंडस्केप को इरोड करती है, तो आप देखेंगे कि हिमनदी के नीचे जो कठोर चट्टान होती है, हिमनदी जो है वो अपने नीचे की कठोर चट्टानों से मिट्टी और पत्थर को इरोड कर देती है। और इसके अलावा हिमनदी जो है, यानी कि जो ग्लेशियर्स होते हैं, वो बहुत सारे हॉलोज़ का भी निर्माण करते हैं, यानी गहरे गड्ढों का निर्माण करते हैं, और बाद में जब बर्फ़ पिघलती है तो उन गड्ढों में पानी भर जाता है और वो बहुत सुंदर लेक्स की तरह दिखने लगता है, जिसे माउंटेन लेक्स कह सकते हैं हम लोग। इसके अलावा जो मटेरियल होता है, इसके अलावा आप देखेंगे कि दैट द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल, सैंड एंड सिल्ट,
gets deposit, these deposits forms glacier moraines। तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जैसे कि आपने नदी में देखा ना कि नदियाँ बहुत सारी चीज़ों को, सेडिमेंट्स को बहा के ले जाती है तो बाढ़ के मैदान में जमा कर देती है। ठीक यहाँ भी उसी तरह जो इरोडेड मटेरियल है ना, जिसमें कि बड़े पत्थर, छोटे पत्थर, बालू, सिल्ट, ये सभी चीज़ों को वो एक जगह डिपॉजिट करती हैं और इस तरह के डिपॉजिट से जो लैंडफॉर्म बनता है उसे हम ग्लेशियर मोरेन कहते हैं। इसके बाद जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट सब टॉपिक है वो है वर्क ऑफ विंड। हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट? ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड ड्यून्स। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप कभी डिज़र्ट में घूमे हैं? यदि हाँ तो आपके लिए एक होमवर्क है छोटा सा कि आपको सैंड ड्यून्स के पिक्चर कलेक्ट करने हैं। बट ये सैंड ड्यून्स होता क्या है? आप देखिए कि एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डिजर्ट इन विंड। आप ध्यान ये दीजिए कि जितने भी लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, चाहे वो नदियाँ बना रही हों या फिर उसे सी वेव्स बना रहे हों या फिर आइस के वर्क में हमने देखा, या अब जब हम विंड यानी कि हवा यानी कि पवन के काम में जब हम देखेंगे तो भी हम देखेंगे कि ये सारे काम में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो इरोजन हो रहा है और दूसरा डिपोजिशन हो रहा है। ठीक है, इसी से लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं। तो एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इन विंड। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ अ मशरूम कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स। Wind erode the lower section of the rock more than the upper part. Therefore, such rocks have narrow base and wider top. When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. When it stops blowing, the sand falls and gets deposited in low hills-like structure. These are called sand dunes. When the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over very long distance. When such sand is deposited in large areas, it is called loess. Large deposits of loess is found in China. अब देखिए यहाँ पे इरोजन और डिपोजिशन की बात चल रही है और डेजर्ट में किस तरह से हवा काम करता है उसकी बात हो रही है। तो हम सब जान रहे हैं कि हवा में भी एक तेजी होती है, हवा में भी एक ताकत होती है जो अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को बहा के ले जाता है। जब बहता है डिज़र्ट एरिया में तो वहाँ पे आपको मशरूम की तरह के शेप के पत्थर दिख जाएंगे। वो पत्थर मशरूम के शेप के क्यों होते हैं? क्योंकि हवा का जोर जो है वो पत्थर के निचले हिस्से पे ज़्यादा होता है और ऊपर के हिस्से पे कम होता है, जिसकी वजह से उसका जो टॉप है वो वाइडर होता है, चौड़ा होता है, और जबकि उसका जो नीचे का हिस्सा है वो बहुत नैरो हो जाता है। तो इसी वजह से जो नीचे का नैरो बेस होता है और ऊपर का हिस्सा जो है, टॉप जो है, वो वाइड होता है, तो वो दिखने में क्या होता है? मशरूम की तरह दिखता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जब हवा बहता है तो वो अपने साथ बहुत सारे बालू को एक जगह से दूसरी जगह उड़ा के ले जाता है, और एक जगह से उड़ा के ले जाता है और दूसरी किसी जगह पे जाके उसे डिपॉजिट कर देता है। तो आप पूरे रेगिस्तान में देखेंगे छोटे छोटे बालू के पहाड़ की तरह आपको नज़र आएंगे, जिसे हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। इसके अलावा जो बालू होता है वो बहुत फाइन ग्रेन्स होता है उसका, और बहुत लाइट होता है, वेट में भी वो काफ़ी लाइट होता है, जिससे कि हवा एक जगह से दूसरी जगह ले तो जाती है, बट कई बार जब वो इतना हल्का होता है, इतना फाइन होता है कि उसे लंबे डिस्टेंस तक ले जा सकती है हवा। तो When such sand is deposited in large areas, it is called loess। तो इस तरह से जब सैंड को बहुत बड़े एरिया में जब जमा किया जाता है तो उसे लॉयस कहते हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल में आपका दिया हुआ है चाइना में, कि चाइना में लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लॉयस इज़ फाउंड इन चाइना। चाइना में इस तरह के लार्ज डिपॉजिट्स मिलते हैं जिसे लॉयस कहते हैं। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है, और इस तरह से आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। एक बार और रिवाइज करने के लिए मैं इसका फ्लो चार्ट बना देती हूँ, आप लोग उसको ज़रूर से अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा। और इसके अलावा इस चैप्टर में भी आपको ड्रॉ करना है सारे। एक तो आपको फ्लो चार्ट बनाना है जो मैंने पहले पार्ट 1 के वीडियो में बताया था, वो फ्लो चार्ट। इसके अलावा 3.2 फिगर 3.2 ड्रॉ करना है, फिगर 3.3 ड्रॉ करना है,
फिर आपको फिगर 3.4 जो कि वाटरफॉल का है वो ड्रॉ करना है। इसके बाद फिगर 3.5, देन फिगर 3.6 और अंत में फिगर 3.7 ये ड्रॉ करना है आपको। और इसके अलावा दो पिक्चर आपको पेस्ट करनी है, और वो है फिगर 3.8 जो कि ग्लेशियर का है और फिगर 3.9 जो कि सैंड ड्यून्स का है। ये दोनों पिक्चर आप अपनी नोटबुक में पेस्ट करेंगे और इस तरह से आपका ये चैप्टर पूरा होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।